एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मास्टर क्लासेस बाई अनिल सर में। तो जैसा कि अपन पढ़ रहे थे, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसकी कुछ एक एकाध पॉइंट ही हमने शुरू किए थे। तो कुल मिला के ये अपनी ये क्लास पूरी तरह से 1935 के कानून पर ही डिस्कस करेंगे। इस पूरी क्लास में उसी पर ये आधारित रहने वाली है। तो ध्यान से, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होकर के, एकाग्रचित होकर के अपने इस क्लास को आपको ध्यान से सुनना है। काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, अपने जैसा पिछली क्लास में बात की थी। कुछ एक फैक्ट थे कि 321 ये काफी एक लंबा चौड़ा एक कानून था, और हमने ये तक भी बात की थी इस कानून की छाप भारत के संविधान पर काफी दिखती है। करीबन करीबन 200 अनुच्छेद थे जो भारतीय संविधान के 200 अनुच्छेद थे जो इस 1935 के कानून से प्रभावित हैं। या तो वो हूबहू शामिल किए गए हैं या कुछ परिवर्तनों के साथ है। यानी कुल मिला के अगर किसी संविधान के 200 अनुच्छेद किसी एक ही कानून से प्रभावित हों तो इसका मतलब वो कानून बड़ा सीरियस है, गंभीर है, और हमें गंभीर होकर के ही पढ़ना है और समझना है। तो चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। 321 धाराएं हमने याद की थी कि इसमें 321 धाराएं हैं, 14 भाग हैं और 10 अनुसूचियां हैं। देखो, मैं खुद ही एक दो बार तो वैसे ही मैं खुद बोलता हूँ, तो आपको बिल्कुल ये याद हो जानी चाहिए। और एक दो बार फिर क्लास जैसे ही खत्म हो, तो खास तौर पर जो कोई कॉलेज वगैरह के स्टूडेंट है ना, वो उनके पास तो टाइम ही टाइम है। तो उनका तो काम ही यही याद करना है नौकरी लगने के लिए। तो फिर उनको तो इनको 2-3 बार है ना आप याद किया करो इनको फिर, ताकि आपके ये याद रहे, दिमाग में बैठ जाए। तो 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां और 14 भाग। क्लियर है? खुद की कोई प्रस्तावना नहीं, 1919 वाली प्रस्तावना उठा के इसके साथ चिपका दी। ठीक है। फिर हम आ रहे थे प्रावधानों पर। हम पहले पर डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, यहां से घुमाने वाला कथन आता है परीक्षा में ना, आपके यहां से है ना एकदम घुमावदार कथन आ सकता है। कथन ऐसे आ सकता है कि क्या 1935 के कानून ने भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर दी थी क्या? तो अब आपके तुरंत दिमाग में आएगा, सर ने बताया था अखिल भारतीय संघ ऐसा, तो बातें तो सुनी सुनी है। मान लो जिसने एक बार सुना है तो भी उसको लगेगा यार अखिल भारतीय संघ तो मैंने सब तो सुना था, ये 1935 में हो ही गई होगी तभी सुना होगा। तो अपन जैसे ही आया ना कि 1935 के कानून द्वारा भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, अपन भिड़ते चोट ही उसके टिक करेंगे, यस, पूर्ण कॉन्फिडेंस है। और वहीं पूर्ण कॉन्फिडेंस से अपना गलत हो जाएगा, ध्यान रख लेना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का केवल इसमें प्रस्ताव था कि हमें करनी है, लेकिन वो कब होगी? जब कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को अगर पूरा होगा तब भारत को अखिल भारतीय संघ में बदला जाएगा। अगर वो शर्तें पूरी नहीं होती तो भारत एक अखिल भारतीय संघ में तब्दील नहीं होगा, ध्यान रखना। तो केवल अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, कि बात थी कि का केवल प्रस्ताव था। और वो प्रस्ताव सफल नहीं हुआ, क्योंकि इस प्रस्ताव को सफल होने के लिए जो शर्त थी, वो शर्त ये प्रस्ताव पूरी नहीं कर पाया। और पूरी नहीं कर पाया तो ध्यान रखना अखिल भारतीय संघ बन नहीं पाया, केवल बात बात ही हुई थी, बन नहीं पाया। ये मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है। अब गलती करोगे तो इसका मतलब आपने ठीक ढंग से इसको सुना नहीं, समझा नहीं। तो देखो, इसमें पहले पॉइंट में है अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान। तो केवल प्रावधान था कि करनी है, अखिल भारतीय संघ बनाना है, भारत को बनाना है। लेकिन बनेगा कब? तो कुछ कंडीशन है। देखो कंडीशन क्या है नीचे। कम से कम, कम से कम कितनी? 52। कितनी रियासतें? 52। अगर 52 रियासतें राजी होती हैं, और कौन सी 52? यानी कम से कम, जब हम आंकड़ा पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, रूल में हम पढ़ते हैं कि करीबन करीबन जब देश आजाद हुआ था तब कहीं पर आपको 662 मिलती हैं, कहीं पर 665 मिलती हैं। लेकिन अपने को उस संख्या में नहीं जाना है, अपने को ये समझना है यहाँ पर कि भाई 1935 का कानून ये कह रहा था कि ऐसी 52 रियासतें राजी होनी चाहिए इस संघ में शामिल होने के लिए, जो कम से कम रियासतों की टोटल जनसंख्या का 50% आबादी का हिस्सा रखती है। ध्यान देना, यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। मैंने क्या कहा कि ये संघ कब बनेगा? कानून क्या बोला था? संघ कब बनेगा?
संघ तो बनाना है, लेकिन बनाने के लिए एक शर्त है, एक पेच दे दिया। वो पेच क्या है कि कम से कम ऐसी 52 रियासतें इस संघ से जुड़ने के लिए तैयार हों, उन 52 रियासतों की जो कुल आबादी है, वो जितनी भी रियासतें हैं उनकी कम से कम आधी जनसंख्या को कवर करती हो। अगर ऐसी 52 रियासतें राजी हो जाती हैं संघ में जुड़ने के लिए, तो हम भारत को किस में तब्दील कर देंगे? अखिल भारतीय संघ में। तो भारत में किसका निर्माण हो जाएगा? संघात्मक ढांचे का निर्माण हो जाएगा, संघ बन जाएगा, एक तरह से फेडरेशन बन जाएगा। तो फेडरेशन कब बनेगा? जब कम से कम 52 देशी रियासतें, जो कम से कम टोटल आबादी का 50% आबादी इनमें रहती हो, ऐसी अगर 52 रियासतें इसमें अगर जुड़ती हैं, तो ही भारत एक अखिल भारतीय संघ बन पाएगा। अगर नहीं जुड़ती हैं तो ये अखिल भारतीय संघ का सपना केवल सपना होगा, ये हकीकत नहीं बनेगा। तो क्या ये हकीकत बना? क्या ऐसी 52 रियासतें अखिल भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी हुई? उत्तर है नहीं। ये शर्त पूरी नहीं हुई कि 52 रियासतें और जिनके पास कम से कम सारी रियासतों की आबादी की कुल 50% आबादी हो, ये शर्त पूरी हो नहीं पाई। और जब ये शर्त ही पूरी नहीं हो पाई, तो बताओ अखिल भारत एक अखिल भारतीय संघ में तब्दील हो पाया क्या? या भारत को एक अखिल भारतीय संघ का रूप दिया जा सका क्या? उत्तर है नहीं। इसीलिए ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय संघ की केवल बात होगी, अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की केवल बात की गई थी। अखिल भारतीय संघ इसकी शर्त को पूरा न करने की वजह से अस्तित्व में नहीं आ पाया था। शर्त ये थी कि कम से कम कुल रियासतों की कुल आबादी का 50% आबादी रखने वाली कम से कम 52 रियासतें अगर इस संघ में शामिल होने के लिए राजी होंगी, तभी ये संघ बन पाएगा। और अगर ये 52 रियासतें इसमें जुड़ने के लिए अगर राजी नहीं होती हैं, तो ध्यान रखना ये संघ अस्तित्व में नहीं आएगा। ऐसा हुआ नहीं, और ये संघ भी कभी अस्तित्व में आया नहीं। तो ध्यान रखना है, ये संघ कभी अस्तित्व में आया नहीं था, केवल इस संघ का प्रस्ताव ही आया था, खुद संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने आपको समझा दिया। क्लियरिटी के साथ समझना जरूरी है। प्रस्ताव था क्या? हाँ, यस था। क्या संघ कभी बना क्या? नो, कभी नहीं बना। तो ये ऐसे एकदम क्लियर होना चाहिए। जो हाई लेवल के एग्जाम में या बहुत ही ऐसे कंसेप्चुअल पर्सन आते हैं ना, तो वहां बस इतने में ही घूम जाते हैं अपन। तो ये ध्यान रखना है। फिर देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है। संघ और ये हो गया यूनियन, और ये हो गया आपका मतलब फेडरेशन, संघ और राज्यों के बीच, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियां बांटी गई। केंद्र और राज्यों के बीच में क्या की गई? शक्तियां बांटी गई। और इन शक्तियों को बांटने के लिए इसमें कानून में ये कहा गया कि केंद्र और राज्य के बीच में हम क्या बांटेंगे? शक्तियां बांटेंगी। और शक्तियों को बांटने के लिए इसमें 3 सूचियां बनाएगी। आपको नहीं लगता अब भी भारत के संविधान में ऐसी ही 7वीं जो अनुसूची है, उसमें ऐसे ही अपने 3 सूचियां हैं, जिसमें हमने शासन के विषयों को बांट रखा है। आज भी भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा हमने 3 सूचियों के अंतर्गत कर रखा है। यानी इन 3 सूचियों में हमने विभिन्न शासन के विषयों को रख रखा है। और यही बात 1935 के इस कानून में लिखी गई। इस 1935 के कानून में भी केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को बांटने के लिए 3 सूचियां बनाई गई थी। तो ध्यान रखना, ये 3 सूचियां कहाँ से प्रभावित हो रही हैं? आज भी संविधान में 3 सूचियां हैं, और 1935 के कानून में भी 3 थी। तो ध्यान रखना है। पहली थी संघ सूची, ये याद ही कर लेना भाई। दूसरी थी राज्य। दूसरी क्या थी? राज्य। और तीसरी क्या है? समवर्ती। तो कि तीनों के एक तो विषय याद कर लेना। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 59 विषय हैं।
संघ सूची में 59, राज्य सूची में 54 और समवर्ती में 36। कितना हुआ? 59 संघ में, राज्य में 54 और समवर्ती में 36। इसका मतलब केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियां बांटी हुई और शक्तियों को तीन सूचियों में रखा गया है। अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट का मतलब जो भी बची खुची शक्तियां हैं, जो ऐसी ऐसे विषय जो इन तीनों सूचियों में कहीं भी नहीं आए, कल को कोई अचानक से कोई ऐसा नया विषय टपक आ जाए या ऐसा विषय हमारे सामने आ जाए जिनका बंटवारा नहीं हो पाया हो, तो उन विषयों पर शासन प्रशासन कौन करेगा, उन विषयों पर कानून का अधिकार किसके पास होगा? ध्यान रखना, गवर्नर जनरल। आज भी भारत के संविधान में आप क्या देखोगे कि भारत के संविधान में भी अवशिष्ट शक्तियों की बात है, अवशिष्ट सूची की बात की गई है कि अगर कोई विषय जो इन तीनों सूचियों का हिस्सा नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि जब आप संविधान लिख रहे हो उस समय बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो उस समय नहीं है, और वो आगे 50 साल बाद में नए सामने आते हैं, नए विषय आते हैं, नई समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो फिर बात ये आती है कि फिर उन विषयों को हैंडल कौन करे? केंद्र करे कि राज्य करे कि कौन करे? अगर कोई विषय, अब आपने कहा कि हमने सर संघ सूची में कुछ विषय रख दिए, कुछ राज्य में रख दिए, कुछ समवर्ती में रख दिए। संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची के विषय पर कौन बना देगी कानून? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची पर दोनों बनाएंगी, केंद्र भी बना लेगा और राज्य भी बना लेगा। लेकिन अगर कोई टकराव आ गया, केंद्र ने कुछ बना दिया, राज्य ने कुछ बना दिया, और आपस में ही वो भिड़ रहे हैं, आपस में ही उनमें विरोधाभासी चीजें हैं, तो फिर किसकी चलेगी? केंद्र की चलेगी। ये ध्यान रखना। अब बात आती है, कोई कल को कोई नया विषय हमारे सामने आ गया कि जो ना तो संघ में है, ना राज्य में, ना समवर्ती में, बिल्कुल एकदम नया ही आ गया, और वो उसको हम बांट ही नहीं पाए, वो पहले से बटा हुआ ही नहीं है, तो फिर समस्या आ गई कि ऐसे विषय को फिर कौन संभालेगा? क्योंकि हमने जो लिखा हुआ वो तो फिक्स है कि भाई संघ वाला है, तो फिक्स है कि संघ है, संघ का है, केंद्र बना लेगा कानून। राज्य का है, राज्य बना लेगी। समवर्ती है, संघ और राज्य दोनों बना लेंगे। लेकिन मान लो कोई विषय ऐसा भी तो हो सकता है जो तीनों ही सूचियों में शामिल नहीं हो, एकदम नया आ जाए। तो नया अगर कोई विषय हमारे सामने आ जाए, नया मामला हमारे सामने आ जाए, तो फिर उस पर फिर क्या होगा? उस पर संविधान क्या कहेगा? संविधान ने कह रखा है, उसका भी डोरा है। संविधान कहता है कि अगर ऐसा कोई विषय है, अवशिष्ट का मतलब जो बच गया है, अवशिष्ट, तो जो बच गया है कोई विषय जो इन सूचियों में नहीं है और बच गया है, तो उनको अब भी हमारे संविधान में किसको पावर मिला हुआ है कि वो विषय जो इन तीनों में शामिल नहीं है, उन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। उन विषयों पर कौन सरकार बनाती है? केंद्र सरकार कानून बनाती है। और उस टाइम 1935 के कानून ने क्या बोला था कि उस विषयों पर कानून कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल। तो ध्यान रखना है कि 1935 के कानून में अवशिष्ट शक्तियां किसको मिली हुई हैं? गवर्नर जनरल को, मतलब वायसराय। मतलब किसको? वायसराय को। और आज के भारतीय संविधान में यही अवशिष्ट शक्तियां किसको मिली हुई? केंद्र को। कि अगर कोई विषय जो न तो संघ सूची में है, न राज्य में, न समवर्ती में है, तो ऐसे विषयों पर वर्तमान में कौन सी सरकार कानून बनाती है? केंद्र सरकार। और पहले ऐसे विषयों पर कानून कौन बनाता था? गवर्नर जनरल या वायसराय। ये क्लियर होना चाहिए आपकी। चलो अब तीसरा ये देखो। अब हमने देखो 1919 का जब हम कानून पढ़ के आए हैं, तो 1919 के कानून में हमने देखा था कि प्रांतों में द्वैध शासन आया था। ये हमने पढ़ा था, प्रांतों में द्वैध शासन आया। आंशिक उत्तरदायी सरकारें प्रांतों में बना दी गई। प्रांतों में विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, आरक्षित में, हस्तांतरित में, ऐसा कुछ पढ़ गए हैं। हस्तांतरित भारतीय मंत्रियों को दे दिए और आरक्षित गवर्नर जनरल ने अपने पास रख दिए। आरक्षित जो पैसे वाले वित्त था, राजस्व था, हम पढ़ गए हैं, सिंचाई, खनिज, ये सब ये उनके अब खुद के पास थे। और ये कोई खेती है, स्थानीय स्वशासन है, ये इस तरह के विषय जो थे, जिनमें कोई दमदार विषय नहीं थे, वो विषय इन्होंने अपने इनको भारतीयों को दे दिए राज्य करने के लिए। हम ऐसा पढ़ के आए। तो 1935 में फिर ये प्रांतों में द्वैध शासन का क्या हुआ? तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रांतों में 1935 के एक्ट ने द्वैध शासन समाप्त कर दिया है। ये लो, ये देखो हाईलाइट कर दिया है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो प्रांत है उस प्रांत में द्वैध शासन समाप्त हो गया है।
तो 1919 में क्या हुआ था, प्रांत में द्वैध शासन चालू हुआ था। ध्यान रखना, प्रांत में द्वैध शासन चालू हुआ था। और इसमें क्या हुआ, इसमें प्रांत में द्वैध शासन खत्म हो रहा है। तो जैसे ही द्वैध शासन समाप्त हुआ तो फिर क्या शुरू हुई, आपने देखा था साइमन कमीशन ने क्या कहा था, प्रांतीय स्वायत्ता। तो अब प्रांतीय स्वायत्ता शुरू हो गई। अब क्या शुरू हो रही है, प्रांतीय स्वायत्ता। यानी ये कहा गया अब प्रांत अपना काम खुद देखेंगे। भाई हम केंद्र वाले आपके प्रांतों के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। प्रांतों को कुछ विषय दे देंगे, उन विषयों को चलाने के लिए, उन विषयों को संभालने के लिए, उन विषयों पर काम करने के लिए हम आपको स्वतंत्र रूप से अधिकार देंगे, शक्तियां देंगे। उन शक्तियों का आप प्रयोग करो, इस्तेमाल करो, और इन विषयों का शासन प्रशासन आप देखो। ये होती है प्रांतीय स्वायत्ता। प्रांतीय स्वायत्ता का मतलब प्रांतों की सरकारों को काम करने की पूरी आजादी देना। ऐसा नहीं है कि केंद्र से बार बार हर काम के लिए ऑर्डर मार रहे हैं केंद्र से, और प्रांत उस ऑर्डर के अनुसार काम कर रहे हैं। ये प्रांतीय स्वायत्ता नहीं है। स्वायत्ता का मतलब सिंपल बता रहा हूं मैं। प्रांतीय स्वायत्ता का मतलब है प्रांतों को काम करने की आजादी देना, उनको शक्तियां देना, ताकि वो उन शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने जो प्रांतीय विषय हैं उन विषयों का शासन प्रशासन पूरी आजादी के साथ कर सके। ये होती है प्रांतीय स्वायत्ता। तो अब प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हो गया, प्रांतों में द्वैध शासन हो गया समाप्त, और प्रांतों को मिल गई आजादी। प्रांतों को क्या मिल गई, आजादी। प्रांत हो गए स्वायत्त। अब प्रांतों की कमान किसके पास आ गई, भारतीय मंत्रियों के पास। अब प्रांतों की कमान किसके पास आ जाएगी, भारतीय मंत्री। अब भारतीय मंत्री प्रांतों में राज करेंगे। प्रांतों की शासन सत्ता कौन संभालेंगे, भारतीय मंत्री। लेकिन आपको लग रहा है कि इतना मतलब भारतीय मंत्रियों को, भारतीय के जो निर्वाचित लोगों को इतना पावरफुल बना देंगे, ना ना ना। अभी भी भारत, ये बस ये मान लो प्रांतीय स्वायत्तता भी कोई ज्यादा वास्तविक नहीं है कि प्रांतों को बहुत ज्यादा स्वायत्तता मिल गई। अब प्रांतों में जो भारतीय मंत्री हैं वो आराम से खुल्लम खुल्ला राज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, स्वशासन आ गया, ऐसा कुछ ही नहीं था। अभी भी ज्यादातर जो पावर्स थे वो किसके पास थे, वो गवर्नर जनरल ने अपने पास ही रखे थे। इनको तो नाम मात्र की स्वायत्तताएं थी। वो चाहता था तो फिर वो वीटो पावर यूज करके इनके किए कराए हुए पूरे काम पर पानी फेर देता था। तो ध्यान रखना, लेकिन अपने को याद करने के लिए क्या रखना है कि प्रांतों में द्वैध शासन खत्म हो गया और क्या आ गई, प्रांतीय स्वायत्ता। और प्रांतीय स्वायत्ता का मतलब था कि अब पहले जो प्रांतों में ऐसे था ना, कुछ काम गवर्नर जनरल, कुछ भारतीय मंत्री, तो अब ये कहा गया ना, ये बंटवारा कुछ ही नहीं है। अब सारा का सारा काम भारतीय मंत्री ही संभालेंगे। और जब भारतीय मंत्री सारा काम संभालेंगे तो इसका मतलब अब प्रांतों में कैसी सरकारें बनेंगी, उत्तरदायी। अब प्रांतों में कैसी सरकारें बनेंगी, उत्तरदायी। तो अब शासन को अब शासन जो गवर्नर जो शासन करेगा प्रांतों का, वो किसके माध्यम से करेगा, अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से कि भारतीय मंत्रियों के माध्यम से, बिल्कुल। अब वो सारा का सारा काम गवर्नर जनरल जो होगा, उसको सारा काम किसके माध्यम से करना पड़ेगा, भारतीय मंत्रियों की सलाह से। उसको सारा काम किससे करना पड़ेगा, भारतीय मंत्रियों की सलाह से। तभी तो उत्तरदायी बोल रहे हैं, तभी तो हम जिम्मेदार शासन बोल रहे हैं। क्योंकि अब भारत के जो निर्वाचित लोग हैं वो अब शासन में बैठ गए हैं। अब भारत के लोग अगर शासन में बैठे हैं तो वो कुछ तो मतलब अच्छा ही सोचेंगे भारत के बारे में। तो अब शासन किसके माध्यम से चलेगा, चला रहा है गवर्नर। प्रांत की बात हो रही है तो गवर्नर चला रहा है, लेकिन किसकी मदद से, अपनी कार्यकारी परिषद की मदद से कि भारत के मंत्री, भारत के मंत्रियों की मदद से। तो इसका मतलब क्या है, हम अब प्रांतों में कैसी सरकारें बनाएगी, उत्तरदायी। और ये उत्तरदायी शासन मात्र 2 साल चला है प्रांतों में, ध्यान रखना। कितने, 2 साल। यानी कि 2 साल होते होते प्रांतों की ये जो निर्वाचित सरकारें थी, जो चुनाव से सरकारें बनी थी, ये दाप गई थी। और 1939 आते आते इन प्रांतों की निर्वाचित सरकारों ने इस्तीफे दे दिए थे, छोड़ दिया था इन्होंने। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में होगा। ये कहेंगे ना क्या मतलब है, कोई पावर तो है नहीं, बस ऐसे ही दिखावे का उत्तरदायी शासन है। तो ध्यान रखना, ये उत्तरदायी शासन प्रांतों में जो उत्तरदायी शासन है वो 2 ही साल चलेगा, 37 टू 39।